जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, आज की जो क्लास है इसमें हम लोग पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान की जो बुक है खान सर की, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा टॉपिक, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। इसके पहले साथियों हमने आपको दो टॉपिक पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो साथियों वहां से जाकर उनको देख लीजिए। और साथियों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। साथियों, जो ये बुक है ये आपके सभी एग्जामों के लिए रामबाण साबित होने वाली है। इसलिए साथियों, इस क्लास को शुरू से लास्ट जरूर देखिएगा। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस क्लास को हम लोग क्यों देखें, तो साथियों हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जो ये क्लास है इसमें हमने इस बुक को बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाया हुआ है। साथियों, आपको ये क्लास एक बार देखने के बाद दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए साथियों, आप लोग जो है एक बार मन से इस क्लास को जरूर देखिएगा और बाद में बताइएगा कि आप लोग की क्लास कैसी लगी। तो साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता है, आइए देखते हैं इसको। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। साधारणतः इसे सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है और यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। साथियों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक एवं हड़प्पा सभ्यता की कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो आप साथियों, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तब साथियों आप लोग आंसर लगाएंगे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद साथियों अगला पॉइंट है, अभिलेख में सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा जाता है। साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस अभिलेख में सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा गया है, तब आप लोग साथियों आंसर लगाएंगे सारगोन अभिलेख में। और साथियों जो मेलुहा है, मेलुहा नाविकों का देश है। और मेलुहा जो है दोस्तों ये हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। जो साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि मेलुहा किसके लिए प्रसिद्ध है, तब आप लोग वहां पर आंसर बताएंगे हाजा पक्षी के लिए। इसका काल निर्धारण रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। साथियों जो ये तिथि है इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। एग्जाम में ये काफी बार पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वो कितनी है। तो आप लोग साथियों यहाँ पर आंसर बताएंगे 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व इसको माना गया है। इसके बाद साथियों आगे देखते हैं यहाँ पे कि तिथि निर्धारण की कार्बन 14 C14 पद्धति की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे B.F. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। और इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। जो साथियों कार्बन 14 जो पद्धति है इसमें साथियों ये निर्धारित किया जाता है कि जिसमें साथियों कार्बन की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। अब आइए देख लेते हैं साथियों कुछ जो जो बुकें हैं उनके अनुसार साथियों देखिए कहाँ कहाँ से इसका जो तिथि है ये दिया हुआ है। तो साथियों आप लोग एक बात बता दें आपको कि आप लोग जो है एग्जाम में ये तिथि ये जो है 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व जो दिया हुआ है ये ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार दिया हुआ है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन में हमेशा यही जो है एग्जाम में आंसर टिक करिएगा। और बाकी तो साथियों जो अभी नई एनसीईआरटी के अनुसार जो है 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व दी गई है और 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व साथियों ये सारगौन अभिलेख के अनुसार ये निर्धारित की गई है, जो कि मध्य एशिया में है। ठीक है। लेकिन साथियों आप लोग आंसर यहाँ पर हमेशा ये वाली जो तिथि है इसको लगाइएगा। नेक्स्ट टॉप पॉइंट की बात करते हैं। साथियों इसमें बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए सर जॉन मार्शल ने 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी को उत्खनन के लिए नियुक्त किया।
तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए सर जॉन मार्शल ने सबसे पहले 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी को उत्खनन के लिए नियुक्त किया था। किसने? तो सर जॉन मार्शल ने। 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक जो है ये नियुक्त किए गए, और इन्होंने जो साथियों 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के पाए जाने की घोषणा की थी। किसने किया था? तो साथियों आप लोग आंसर याद रखिएगा, सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्रफल में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर कितना है? तो साथियों जो सिंधु सभ्यता है इसका विस्तार लगभग क्षेत्रफल में 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता है यह कैसी सभ्यता है, इसका आकार कैसा है, तो साथियों आप लोग आंसर लगाएंगे त्रिभुजाकार। कैसा है साथियों? ये त्रिभुजाकार सभ्यता है। इसके बाद साथियों देख लेते हैं इसका विस्तार कहां से कहां तक है। जो साथियों जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका विस्तार जो है उत्तर में, सॉरी उत्तर में साथियों ये मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और ये कहाँ किस नदी के किनारे है? तो चिनाब नदी के किनारे है। और साथ ही दक्षिण में दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी, ठीक है। और साथियों पूरब में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, जो किस नदी किनारे? हिंडन नदी। और सुतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है साथियों, ये दास नदी। साथियों जो इसका विस्तार है ये यहां से यहां तक इसका विस्तार माना गया है, ठीक है। इसके बाद साथियों बात करते हैं आगे। साथियों अगला पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में फैली हुई है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व के मध्य यह अपने परिपक्व अवस्था में आई। और इस सभ्यता से परिपक्व अवस्था में 6 बड़े नगर मिले, जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। तो साथियों जो ये 6 बड़े नगर हैं इनको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन साथियों इनसे हमेशा बनता है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा और राखीगढ़ी और कालीबंगा, ठीक है। तो ये जो दोस्तों 6 बड़े नगर हैं इनको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। साथियों आगे पॉइंट जो दिया हुआ है, इस सभ्यता के अब तक 350 से 100 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं, और इसके अधिकांश स्थल गुजरात लगभग 200 में है। तो साथियों इसके जो अधिकांश स्थल हैं कहां पर मिले हैं? तो गुजरात में मिले हैं। लगभग 200 स्थल साथियों गुजरात में मिले हुए हैं। और इस सभ्यता के अब तक 350 से अधिक स्थल जो है प्रकाश में आ चुके हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन हुआ और 1921 में इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग यहाँ से मालूम चल गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता है इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है। तो साथियों जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। और किसने किया था? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेंशन ने दी थी। किसने दिया था? साथियों याद रखिएगा, चार्ल्स मेंशन ने सबसे पहले जो है हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम जानकारी दिया था। अगला है, हड़प्पा सभ्यता से 2 टीले प्राप्त हुए हैं, जिसमें पूर्वी टीला नगर आवासी टीला और पश्चिमी टीला दुर्गीगढ़ टीला होता था, जो ऊंचे टीले पर स्थित था, ठीक है। तो साथियों आप लोग यहाँ से ये भी याद रखिएगा कि जो पूर्वी टीला था वो आवासी था और पश्चिमी टीला दुर्गीगढ़ टीला होता था, जो ऊंचे टीलों पर स्थित था, ठीक है। साथियों देखते हैं अच्छा जो अगला जो पॉइंट दिया हुआ है इसमें कि हड़प्पा से स्वास्तिक का निशान मिला है। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जो स्वास्तिक चिन्ह है या स्वास्तिक का निशान है ये कहाँ से मिला है, तो साथियों आप लोग आंसर लगाएंगे हड़प्पा से मिला है। और इस काल में देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन मंदिर बनना आरंभ नहीं हुआ था।
यहाँ साथियों ये आप याद रखिएगा कि जो हड़प्पा से जो है साथियों, यहाँ पर जो साथियों हड़प्पा से मंदिर बनना आरंभ यहाँ पर नहीं हुए थे। यहाँ पर छह छह की दो पंक्तियों में कुल 12 अन्नागार मिले, जिसका कुल क्षेत्रफल 2745 वर्ग किलोमीटर से अधिक था। ठीक है। इसके बाद साथियों अगला पॉइंट है कि यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला है, जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, और यह एक आयताकार मुहर थी। तो साथियों ये भी आप लोग याद रखिएगा कि उर्वरता की देवी कहाँ से मिला हुआ है, जो चिन्ह है, जो मुहर है, ये कहाँ से मिला हुआ है। तो आप लोग आंसर लगाएंगे साथियों हड़प्पा से मिला है। ठीक है। आगे बात करते हैं, इसमें बताया गया है साथियों सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है और भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। साथियों ये भी आप लोग पॉइंट याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए तो वो है मोहनजोदड़ो, और भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। क्या है? तो साथियों मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, और इसके उत्खननकर्ता सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी है। तो साथियों जो मोहनजोदड़ो है इसका उत्खननकर्ता कौन है? तो राखल दास बनर्जी हैं। और कब इसका उत्खनन किया था? तो 1922 ईस्वी में। उसी जगह आपसे पूछा जाए हड़प्पा की, तो हड़प्पा के जो उत्खनन हुआ था 1921 ईस्वी में हुआ था, और उसके जो उत्खननकर्ता थे वो थे दयाराम साहनी। इसे सिंध के बाग नखलिस्तान के नाम से जाना जाता है। किसको? तो मोहनजोदड़ो को। यहाँ वर्षभ युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है। स्नानागार में सर्वप्रथम गिरी पुष्पक जिप्सम का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग? तो गिरी पुष्पक या जिप्सम का सर्वप्रथम प्रयोग यहाँ पर किया गया है। किसमें? स्नानागार में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद साथियों आगे बात करते हैं मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण खोज की। तो साथियों जो मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण खोज थी उसका नाम था विशाल स्नानागार। क्या था? विशाल स्नानागार साथियों मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण खोज थी, जो एक आयताकार जलाशय है, और यह 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालिक विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। इसके उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई हैं। वह इसके उत्तर दिशा में कपड़े बदलने के लिए 6 कक्ष बने हैं। तो ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखना। इसके बाद जो है आगे बात करते हैं, एक नर्तकी की मूर्ति मिली जो कांस्य धातु की बनी हुई है। वह नग्न अवस्था में है एवं उसके एक हाथ में चूड़ियां पहन रखी हैं। तो साथियों ये भी याद रखिएगा, जो नर्तकी की मूर्ति है कहाँ से मिली है? तो साथियों मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है। तो आप लोग आंसर इसका लगाएंगे मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। इनकी लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि, और यह दोस्तों दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसे गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं, और इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों है। जो सिंधु सभ्यता में जो लिपि जो मिली है ये भाव चित्रात्मक लिपि है, और इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। लेकिन साथियों जो लिपि है इसको जो है गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। और इस लिपि को साथियों दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ये भी आप लोग याद रखना साथियों कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, जिसके शहर ग्रिड प्रणाली पर बसे हुए थे और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे काटती थी? तो साथियों जो सड़कें थी यहाँ की एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है। इसके बाद साथियों आगे बात करते हैं, सिंधु घाटी में जो है घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, लेकिन जो केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ये एकमात्र साथियों ऐसा स्थान था जहां पर जो दरवाजे थे ये मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, उसका नाम था लोथल। तो साथियों ये भी आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन साथियों बनते हैं कि साथियों वो कौन सा
स्थल है जिसके जो दरवाजे हैं मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। तो साथियों आप लोग यहाँ से आंसर बताएंगे लोथल। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन साथियों एग्जाम में बनते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर पक्की ईंटों से पूर्णतः बने थे, जबकि कालीबंगा और रंगपुर कच्ची ईंटों के बने थे। ये भी याद रखना साथियों, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि किस स्थल के जो नगर थे वो कच्ची ईंटों के बने थे। तब आंसर आंसर लगाएंगे आप लोग कालीबंगा और रंगपुर। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ईंटों का जो आकार होता था साथियों वो था 4:2:1 का होता था। 4x2:1 का उसका आकार होता था। ठीक है, इतिहासकार पिंगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। साथियों किसने कहा है, ये आपसे इंपॉर्टेंट है। ये आपसे प्रश्न बनता है, पूछा जाएगा एग्जाम में कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा है। तब आप लोग साथियों यहाँ पर आंसर लगाएंगे पिंगट ने कहा है। किसने कहा है, तो पिंगट साथियों आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके बाद साथियों आगे बात करते हैं। सिंधु सभ्यता को मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे। तो सिंधु सभ्यता में साथियों जो मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे, क्योंकि बड़ी मात्रा में मात्र देवियों की पूजा मूर्ति मिलती है। किसकी मूर्ति मिलती है साथियों, तो यहाँ पर बड़ी मात्रा में मात्र देवियों की मूर्ति मिलती है। मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिलती है जिस आदि शिवा 3 मुख वाले देवता का चित्र मिलता है। तो साथियों जो यहाँ पर जो मुहर मिली है इसमें साथियों आदि शिव यानी 3 मुख वाले देवता का चित्र मिलता है, जिसे सर जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपति नाथ कहा है। तो क्या कहा है, इसका नाम जो है साथियों रखा है पशुपति नाथ। किसने, सर जॉन मार्शल ने। अब साथियों बात कर लेते हैं लोथल स्थल की। तो यहाँ की जो कुछ जानकारियां हैं उनको भी आप लोग याद रखिएगा। जो लोथल नगर है इसके उत्खननकर्ता कौन थे, अगर आपसे पूछा जाए तो S.R. राव यानी कि रंगनाथ राव साथियों इसके खुदाई करता है या उत्खनन करता थे। यह एक व्यापारिक नगर है, यानी कि साथियों जो लोथल है ये एक बंदरगाह है। ठीक है, और 1957 ईस्वी में साथियों इसका उत्खनन हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद साथियों आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट साथियों यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ से गोदीवाड़ा यानी इसी को बोलते हैं बंदरगाह मिलता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। सागर तट पर स्थित लोथल नगर पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था और चावल की भूसी के साथ रंगपुर व लोथल से मिले हैं। तो साथियों ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चावल की भूसी के साथ कहाँ से मिले हैं। तब आप लोग साथियों अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग एग्जाम में आंसर लगा देंगे रंगपुर व लोथल। इसके बाद साथियों अगला स्थल है जिसका नाम है चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो की बात करते हैं तो साथियों जो चंदहुदड़ो है इसका उत्खननकर्ता 1935 ईस्वी में मैके ने किया था तथा इसकी सर्वप्रथम खोज 1931 ईस्वी में एमजी मजूमदार ने की थी। किसने किया था, तो साथियों जो चंदहुदड़ो है इसका जो उत्खनन है या इसकी खुदाई सबसे पहले 1935 ईस्वी में मैके ने किया था तथा इसकी सर्वप्रथम खोज जो है साथियों 1931 में एमजी मजूमदार ने की थी। तो आप लोग साथियों ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो इसमें साथियों बताया गया है कि यह एक औद्योगिक नगरी थी। यहाँ से मनके क्या चीज, तो साथियों मनके सीप अस्थि या मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, यहाँ से हमें कुत्ते का बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह मिले हैं और नारी सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक व अलंकृत हाथी मिला है। कहाँ से, तो ये स्थल था चंदहुदड़ो। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ से हमें कुत्ते का बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह मिले हैं और नारी सौंदर्य प्रसाधन में जो है लिपस्टिक व अलंकृत हाथी मिला है। यहाँ से साथियों झुकर झांगर संस्कृति अवशेष मिले हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला स्थल है जिसका नाम है कालीबंगा। साथियों कालीबंगा है, कालीबंगा सभ्यता से एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए हैं, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। ठीक है, तो कैसा ज्ञान था साथियों, कालीबंगा के जो लोग थे इनको शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। इसके बाद बात करते हैं आगे। साथियों जो कालीबंगा है
यहाँ से और देखते हैं क्या क्या जो है चीजें मिली हुई हैं। यहाँ से प्राप्त जो अन्य साक्ष्य हैं, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं। कहते जो कालीबंगा है यहाँ से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य, कपास की खेती के साक्ष्य, ऊंट की अस्थियों के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य और वर्ष में 2 फसल उगाने के साक्ष्य, जुते हुए खेतों के साक्ष्य। तो साथियों यहाँ पर आप लोग इंपॉर्टेंट है ये ऊंट के साक्ष्य। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से मिले हैं, तब आप लोग आंसर लगाएंगे कालीबंगा से। कपास की खेती के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ से है जूते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये भी मिले हैं कालीबंगा से। साथियों जितने भी ये इंपॉर्टेंट है इनको आप लोग जरूर याद रखिएगा, बाकी पढ़ना तो सब कुछ है, ठीक है। आगे साथियों बात कर लेते हैं आगे जो पॉइंट दिए हुए हैं। कालीबंगा का अर्थ है साथियों काली चूड़ियां। क्या है, जो कालीबंगा है साथियों इसका अर्थ है काली चूड़ियां। यहां से एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। और कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियां, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। कहां से, कालीबंगा से। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियां, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार के प्रमाण कहां से मिले हैं, तब साथियों आप लोग आंसर लगा देंगे कालीबंगा से मिले हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि काली चूड़िया जो है किसका अर्थ है, तो साथियों कालीबंगा का अर्थ क्या है, काली चूड़िया। और साथियों यहाँ से जुते हुए खेत भी जो है यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। अब इसके बाद साथियों बात कर लेते हैं धौलावीरा की। साथियों जो धौलावीरा जो स्थल है, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। और यह सिंधु सभ्यता का प्राचीन और विशाल नगर है। कौन सा, धौलावीरा। साथियों ये याद रखिएगा कि जो धौलावीरा है ये सिंधु सभ्यता का प्राचीन और विशाल नगर है। ये हम आगे देखते हैं। आगे बात में की गई है कि जो यह स्थल है कौन सा, धौलावीरा, यह स्थल अपनी अद्भुत नगर योजना, दुर्ग प्राचीर तथा अति विशिष्ट जल प्रबंध व्यवस्था के कारण सिंधु सभ्यता का अनूठा नगर था। तो यहां से ये पॉइंट याद रखिएगा, जो धौलावीरा है, क्या धौलावीरा एक कालीन नगर को वर्ष 2019-20 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। और 27 जुलाई 2021 को यह फैसला वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को ने लिया था। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन जाता है। धौलावीरा है इसको 2019-20 में विश्व धरोहर स्थल शामिल किया गया है। तो धौलावीरा जो है इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं तथा यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय प्राप्त हुए और एक पालिश युक्त सूचना पट्ट भी मिला है। क्या मिला है साथियों, यहाँ पर जो है स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं और साथियों यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय प्राप्त हुए हैं और एक पालिश युक्त सूचना पट्ट भी यहाँ से मिला हुआ है। इसके बाद साथियों आगे देख लेते हैं। अगला स्थल है जिसका नाम है सुरकोटला या सुरकोटड़ा। जो सुरकोटला है या सुरकोटला है ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों, जो स्थल है ये गुजरात में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सुरकोटड़ा में हमें घोड़े की अस्थियां मिली हैं, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। ये आप लोग साथियों याद रखना कि घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली हैं। एग्जाम में क्वेश्चन साथियों आया हुआ है कि घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो आप लोग साथियों आंसर याद रखिएगा सुरकोटड़ा से। रंगपुर की बात करते हैं तो रंगपुर स्थल गुजरात के कठियावाड़ जिले में स्थित है और जहां से हमें चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं। तो आप लोग साथियों मालूम होगा कि जो चावल की भूसी है वो रंगपुर और लोथल से मिली है। अगर आपसे पूछा जाए कि चावल के दाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तब आप लोग आंसर लगाएंगे रंगपुर से मिले हैं। ठीक है, कहाँ से मिले हैं, रंगपुर। साथियों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद साथियों बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग थे यातायात के लिए 2 पहियों वाली
एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ियों का उपयोग करते थे। और सिंधु सभ्यता में जो है समाज संभवतः 4 वर्षों में विभाजित थी, 4 वर्गों में। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, जो सिंधु सभ्यता में समाज था वो 4 वर्गों में विभाजित था। वो वर्ग कौन कौन से हैं? तो पहला है पुरोहित, व्यापारी, किसान और श्रमिक। साथियों ये 4 वर्गों में जो सिंधु सभ्यता का समाज था ये विभाजित था, पुरोहित, व्यापारी, किसान और श्रमिक। सिंधु सभ्यता में शांति प्रिय लोग रहते थे। कैसे लोग रहते थे? साथियों सिंधु सभ्यता के लोग थे वो शांति प्रिय ढंग से रहते थे, क्योंकि यहाँ अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिले, तलवार से परिचित नहीं थे। तो साथियों आप लोग ये याद रखिएगा कि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता के लोग किस औजार से परिचित नहीं थे, तो साथियों आप लोग आंसर लगाइएगा तलवार से। साथियों यहाँ के लोग परिचित नहीं थे, क्योंकि यहाँ के लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे, ये भी याद रखिएगा। ये जो है साथियों कांस्य, जो कि तांबा और टिन का मिश्रण होता है, तो कांस्य का प्रयोग करते थे, इसलिए साथियों इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आप लोग साथियों यहाँ से ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो तलवार से परिचित नहीं थे, और साथियों यहाँ के लोग लोहे से भी परिचित नहीं थे। ठीक है, इस आगे बात करते हैं। इस सभ्यता में सोने व चांदी का प्रयोग करते थे, और क्योंकि यहाँ पुरुष व महिलाएं जवाहरात पहनते थे और श्रृंगार भी करते थे। ठीक है, मनोरंजन के लिए मुर्गे, पशु पक्षियों की लड़ाई कराना व शतरंज खेलना, शिकार करना और मछली पकड़ना इसके प्रिय खेल थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये आप लोग साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है यहाँ से। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, इसके बाद साथियों आगे देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा और योनि पूजा व मातृ देवी की उपासना में विश्वास रखते थे, तथा इन्हें ध्यान एवं योग का भी ज्ञान था। यहाँ से ज्यादातर मुहरें सैलखड़ी की बनी और आयताकार आकृति की बनी हुई जो यहाँ की जो मुहरें थी वो अधिकतर जो मुहरें थी साथियों यहाँ की सैलखड़ी की बनी होती थी और आयताकार आकृति की बनी हुई है। ठीक है, तो साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि जो मुहरें थी सिंधु घाटी सभ्यता की ये किससे बनी हुई होती थी, तो आप लोग आंसर लगाएंगे सैलखड़ी से बनी मुहरें यहाँ पर मिली है। मुहरों पर एक श्रृंगी, सबसे ज्यादा इसका जो अंकन मिला है, तो मुहरों पर जो है एक श्रृंगी वाली आकृति मिली है। पशुओं में कुबड़ वाला सांड जो ज्यादा पूजनीय था, ये भी आपको वहां से मिला है। ठीक है, इसके बाद साथियों आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। मिट्टी की मूर्तियां आग में पकाकर बनाई जाती थी, जो टेराकोटा पद्धति कहलाती थी। और सिंधु सभ्यता कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि यहाँ से गेहूं, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसलें थी। लोथल से चावल व रंगपुर से चावल की भूसी मिली है। साथियों ये पॉइंट आप लोग याद रखना, हम कई बार इसको बता चुके हैं। सिंधु सभ्यता में पशुपालन भी होता था। ठीक है, तो साथियों जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह पशुपालन भी करना जानते थे। सैंधववासी सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, क्योंकि यहाँ कपास की खेती होती थी। तो ये साथियों जो ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे इससे मालूम चलता है कि यहाँ पर साथियों कपास की भी खेती होती थी। ठीक है, इसके बाद साथियों देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। मुद्रा व्यवस्था प्रचलन में नहीं थी, तो व्यापार वस्तु विनिमय से किया जाता था। मतलब उस समय क्या था कि जो उस समय जो मुद्रा तो चलती नहीं, तुम्हारा रुपया तो चलता नहीं था, तो उस समय के जो लोग थे जो व्यापार करते थे तो वस्तु विनिमय से, मतलब वस्तु को देते थे और वस्तु लेते थे। तो साथियों उस समय जो व्यापार था वस्तु विनिमय से किया जाता था, ये भी आप लोग याद रखिए। आइए देखते हैं जो विदेशी व्यापार था ये क्या क्या था। तो यहाँ पर इधर वस्तुएं दी हैं, यहाँ पर प्रदेश है। चीन का साथियों जो व्यापार है ये अफगान और ईरान में होता था। ठीक है, इसके बाद साथियों आगे देखते हैं। जो तांबा का व्यापार खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान में होता था। गोमेद सौराष्ट्र में। सोने का जो व्यापार था कर्नाटक, अफगान और ईरान में। सीसा
ईरान और राजस्थान में, और चांदी का जो व्यापार साथियों था ये अफगानिस्तान और ईरान में इसका व्यापार होता था। साथियों ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद साथियों देख लेते हैं सिंधु सभ्यता थी, इसके पतन के कारण क्या है। इतिहासकार हैं, इन्होंने अपने अलग अलग कारण बताए हुए हैं, जैसे कि गार्डन चाइल्ड व मार्टिमर व्हीलर ने साथियों बताया है आर्यों का आक्रमण। साथियों जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके पतन का कारण था गार्डन चाइल्ड व मार्टिमर व्हीलर ने इसका जो कारण बताया है वे बताया है आर्यों का आक्रमण। इसके बाद साथियों बात करते हैं एस आर राव या सर जॉन मार्शल व मैके ने इसको बताया है बाढ़ का कारण। ठीक है। इसके बाद साथियों अगला है सर जॉन मार्शल ने साथियों बताया है प्रशासनिक शिथिलता। अमलानंद घोष ने साथियों बताया है जलवायु परिवर्तन के कारण साथियों इसका पतन हो गया। ये आप इसने बताया है अमलानंद घोष ने। इसके बाद साथियों आगे देखते हैं बताया है प्राकृतिक आपदा। साथियों इसको बताया है क्या बताया है, प्राकृतिक आपदा बताया है। माधव स्वरूप वक्त ने साथियों बताया है नदियों के रुख बदलने से साथियों इसका पतन हो गया। साथियों जो अलग अलग जो इतिहासकार थे इन्होंने अपने अलग अलग मत बताए हैं। साथियों ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि किसने कौन सा मत बताया है। ठीक है। देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सामान्यतः प्रारंभिक जानकारी, यहाँ से कुछ देख लेते हैं। 1826 ईस्वी में साथियों चार्ल्स मेंशन ने सर्वप्रथम प्रकाश डाला इस पर, सिंधु घाटी सभ्यता पर। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया। तो सबसे पहले साथियों अगर बात की जाए जानकारी की तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेंशन ने सर्वप्रथम प्रकाश डाला और 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया। ये आप लोग यहां से याद रखना। इसके बाद साथियों बात करते हैं आगे आगे साथियों जो पॉइंट दिए हुए हैं इसमें बताया गया है कि 1856 ईस्वी में जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे एवं उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया और 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग एएसआई की स्थापना हुई। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय पुरातत्व विभाग एएसआई की स्थापना कब हुई तो आप लोग आंसर बताएंगे 1861 ईस्वी में। ठीक है। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय अलेक्जेंडर कनिंघम को एसआई का जनक कहा जाता है। 1921 ईस्वी में साथियों सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा उत्खनन करने हेतु नियुक्त किया। तो किसको नियुक्त किया था, दयाराम साहनी ने। और 1921 साथियों इन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई की। ठीक है। इसके बाद जो साथियों आगे देखते हैं बात करते हैं तो अगले पॉइंट की। इसमें कहा गया है कि 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता नियुक्त किया और 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है किसने कराई तो आंसर बताएंगे साथियों राखल दास बनर्जी ने। ठीक है। और कब कराई थी, 1922 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किया था। कब किया, तो 1924 में। देखते हैं आगे साथियों यहाँ पे जो स्थल दिए हुए हैं उनको इनकी स्थिति, उत्खननकर्ता व खोजकर्ता और नदी के बारे में इनको देख लेते हैं। सबसे पहले साथियों बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। साथियों जो हड़प्पा स्थल है इसकी स्थिति कहाँ पर है ये, तो हड़प्पा स्थल साथियों पाक के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में जो है साथियों ये हड़प्पा स्थल जो है स्थित है। और इसकी जो उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी 1921 में, माधव स्वरूप वर्ष 1926 में और व्हीलर साथियों 1946 में इसके उत्खननकर्ता थे। और साथियों जो हड़प्पा है ये किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के तट पर साथियों हड़प्पा स्थित है। इसके बाद साथियों बात करते हैं हम मोहनजोदड़ो की।
साथियों जो मोहनजोदड़ो है ये पाक के सिंध प्रांत का लरकाना जिला में साथियों ये स्थल स्थित है। और इसके जो उद्गमकर्ता थे वो राखल दास बनर्जी 1922 में, मैके 1927 ईस्वी में और व्हीलर जो है 1930 ईस्वी में इसकी खुदाई की। ये जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। ठीक है, साथियों जो ये दोनों स्थल हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद साथियों बात कर लेते हैं अगले स्थल की। साथियों अगला स्थल है लोथल। साथियों जो लोथल है ये गुजरात का अहमदाबाद जिला है। ठीक है, तो ये वहां पर स्थित है। और इसके जो उत्खननकर्ता थे SR राव, किया था 1953 से 54 के बीच में साथियों इसकी खुदाई किया। और ये साथियों जो लोथल है ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद साथियों बात कर लेते हैं धौलावीरा की। धौलावीरा गुजरात का कच्छ जिला। इसकी जो खुदाई है JP जोशी 1967 से 68, राविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 91 ईस्वी में इसकी खुदाई की। और ये साथियों जो धौलावीरा है ये लूनी नदी के तट पर स्थित है। बात कर लेते हैं साथियों चंदहुदड़ो की। तो ये साथियों पाक का सिंध प्रांत नवाब शाह जिला, इसकी साथियों उत्खननकर्ता जो थे वो मैके 1925 में, NG मजूमदार 1931 में। और साथियों जो ये चंदहुदड़ो है ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। आप लोग ये भी यहाँ से याद रखिएगा। स्थल है सुरकोटदा। तो साथियों जो सुरकोटदा है इसकी बात कर लेते हैं। तो साथियों जो सुरकोटदा है ये कच्छ जो कि गुजरात में है, जगपत जोशी के द्वारा साथियों उसका उत्खननकर्ता है ये। और 1972 से 75 में इसकी खुदाई किया। और साथियों ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है सुरकोटदा। अगला साथियों स्थल है रंगपुर। ये साथियों कठियावाड़ जिला गुजरात में स्थित है। और रंगनाथ राव के द्वारा साथियों इसकी खुदाई हुई थी 1953 से 54 ईस्वी। मादर नदी के तट पर साथियों ये स्थित है। इसके बाद साथियों अगला स्थल है कालीबंगा। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। और अमलानंद घोष के द्वारा साथियों इसकी खुदाई हुई। और बीबी लाल BK थापर ने 1961 में साथियों इसकी खुदाई किया था। ये साथियों घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है साथियों? ये घग्गर नदी के तट पर ये स्थित है। अगला स्थल है जिसका नाम है कोट दीजी। साथियों जो कोट दीजी है ये सिंध प्रांत का खैरपुर जिला जिसकी खुदाई साथियों फजल अहमद 1953 में की। और ये साथियों सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला स्थल साथियों आलमगीरपुर। साथियों ये जो है ये मेरठ में स्थित है, उत्तर प्रदेश जिला, उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, और यज्ञदत्त शर्मा साथियों इनके उत्खननकर्ता थे। 1953 से 56 के बीच इसकी खुदाई किया। और हिंडन नदी साथियों तट पर स्थित है। बात करते हैं साथियों दैमाबाद की। तो ये अहमदनगर जो कि महाराष्ट्र में है, MN देश पांडे 1958 से 1959, SR राव 1975 से 1976 और MA साली 1978 से 1989 साथियों ये सभी इनके उत्खननकर्ता थे। और साथियों जो दामाबाद है ये परोरा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे साथियों बात कर लेते हैं अगला स्थल है सुतकांगेडोर। साथियों जो सुतकांगेडोर है ये कहाँ पर स्थित है? ये पाक के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। RN स्टाइलिन ने इसके उत्खननकर्ता है ये। और 1927 ईस्वी में इसकी खोज किया। दास नदी के तट पर साथियों स्थित है। किस नदी के तट पर? तो साथियों आंसर हो जाएगा दास नदी के तट पर ये स्थित है। इस पर साथियों बात करते हैं रोपड़ की। तो साथियों रोपड़ है ये रोपड़ जिला पंजाब प्रांत में। और यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 56 ईस्वी तक साथियों इसका उत्खनन है। और ये जो है सतलज नदी के तट पर साथियों ये स्थित है। इस पर साथियों बात कर लेते हैं बनवाली की। जो बनवाली स्थल है ये हिसार जिला हरियाणा में स्थित है। और राविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसकी खुदाई की गई 1974 ईस्वी में। और रंगोई नदी के तट पर साथियों ये स्थित है। सोलकाह, साथियों जो सोलकाह है ये दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। जॉर्ज डेल्स के द्वारा इसकी खुदाई की गई 1962 ईस्वी में। सादिक और साथियों ये जो नदी है यहाँ पर साथियों ये स्थित है। ठीक है, इसके साथियों बात करते हैं आगे। स्थल है
राखी गढ़ी है ये हिसार जिला हरियाणा, कहाँ पर? साथियों जो राखी गढ़ी है हिसार जिला हरियाणा साथियों ये स्थित है। ठीक है, हिसार जिला हरियाणा। रफीक मुगल अमरेंद्र नाथ साथियों इसके उत्खननकर्ता थे। 1997 से 99 के बीच साथियों इसकी खुदाई किया। और साथियों जो ये राखी गढ़ी है ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसके साथ बात करते हैं देसलपुर की। तो साथियों ये देसलपुर जो है कच्छ गुजरात में स्थित है। 1963 और 64 के बीच साथियों ने खुदाई की। किसने? तो पीपी पांड्या, एम के ढाके, के बी सुंदरराजन, तीनों साथियों इसके उत्खनन करता है। और बामू चेला साथियों जो नदी है इसके किनारे साथियों स्थित है। ठीक है, कुणाल या कुणाल हरियाणा राज्य में स्थित है। श्री जे एस खत्री व श्री एम आचार्य साथियों इसके उत्खनन करता है। और यह कोसी नदी के तट पर साथियों स्थित है। इस पर साथियों बात कर लेते हैं। अगले साथियों जो पॉइंट है रोजदी। साथियों जो रोजदी है ये सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। और 1982 से 95 ईस्वी के तक साथियों इसकी खुदाई हुई। 7 बार इसका उत्खनन किया गया। और साथियों जो भादर नदी के तट पर साथियों स्थित है। मीता थल, साथियों जो मीता थल की बात करते हैं तो साथियों जो मीता थल है ये भीना भिवानी हरियाणा में स्थित है। सूरज भान ने इनका उत्खनन करता है। 1968 में खुदाई की गई। और चौटांग व यमुना नदी के मध्य साथियों ये स्थित है। ठीक है, इसके बाद साथियों लास्ट स्थल है जिसका नाम है मांडा। साथियों मांडा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इसकी जो खुदाई है जोशी कबीर जेपी साथियों जो जम्मू कश्मीर साथियों में स्थित है। ये कहाँ पर? तो जो मांडा साथियों ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जेपी जोशी यानी जगपत जोशी, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है साथियों तो यहाँ पे याद रखिएगा जेपी जोशी। क्या है? जेपी जोशी साथियों इनके उत्खनन करता है। और साथियों ये किस नदी के तट पर है? तो साथियों याद रखिएगा चिनाब नदी के तट पर है। ठीक है, जो मांडा जो है साथियों ये चिनाब नदी के तट पर है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, लेते हैं प्राप्त वस्तुएं या खोजें क्या क्या है। तो हड़प्पा है, हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान, विदेशी की कब्र कब्र, इक्का गाड़ी और श्रृंगार पेटियां साथी पेटिका यहाँ से मिली हुई है। बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो की। यहाँ से साथियों जलापूर्ति के लिए कुआं मिला है। सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। और कपास की साथियों यहाँ पर खेती होती है साथियों उसके भी जानकारी यहाँ से मिली है। इसके बाद साथियों बात करते हैं अगले स्थल की जिसका नाम है लोथल। साथियों बात कर लेते हैं लोथल की। तो लोथल में साथियों यहाँ से हमको क्या क्या मिला है? तो साथियों यहाँ से लोथल जो है लोथल में हाथी दांत का पैमाने मिले हैं। यहाँ से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हैं। फारस की मुहर और शतरंज के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? लोथल से। धौलावीरा, साथियों जो धौलावीरा है ये नगर 3 भागों में विभाजित था, पूर्व मध्य और पश्चिम, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला साथियों है चंदहुदड़ो। जो चंदहुदड़ो है यहाँ से अलंकृत हाथी, खिलौना, लिपस्टिक व वक्राकार ईंटें यहाँ से मिली है। कहाँ से? चंदहुदड़ो से। इस तरह से बात करते हैं सुरकोटदा की। तो साथियों जो सुरकोटदा है यहाँ से घोड़े की हड्डियां मिली हैं। क्या मिला है? साथियों जो सुरकोटदा है यहाँ से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। तो साथियों अगला है रंगपुर। जो रंगपुर है यहाँ से धान यानी चावल की भूसी के ढेर मिले हैं। कच्ची ईंटों के दुर्ग, मृद भांड यहाँ से इसके साक्ष्य मिले हुए हैं। कहाँ से? रंगपुर से। साथियों ये भी आप लोग याद रखिए। साथियों सारे पॉइंट साथियों काफी इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। इस पर बात करते हैं कालीबंगा की। तो कालीबंगा से साथियों बेलनाकार मुहरें मिली हैं। हाथ के निशान मिले हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अलंकृत ईंटों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और युगल समाधियां साथियों यहाँ से मिली हैं कालीबंगा से। इसके बाद बात करते हैं कोट दीजी की। तो यहाँ से वड़ाग्र
कांस्य की चूड़ियां मिली हैं, यानी कांस्य की चूड़ियां यहाँ से मिली हुई है कोट दीजी से, और धातु के उपकरण साथियों यहाँ से मिले हैं। अगला स्थल है आलमगीरपुर। जो आलमगीरपुर साथियों है, यहाँ से सिरेमिक उत्पाद मृदभांड की मूर्तियां यहाँ से मिली हैं। नेक्स्ट है दायमाबाद। और जो दायमाबाद है, यहाँ से धातु के रथ मिले। क्या मिले हैं? तो धातु के रथ कहाँ से मिले हैं? दायमाबाद साथियों, आप लोग इसका आंसर लगाएंगे। दायमाबाद से धातु के रथ मिले हैं। अगला है सूतकांगे डोर। साथियों सूतकांगे डोर है, यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य की अस्थि राख से भरा बर्तन यहाँ से मिला हुआ है। कहाँ से? सूतकांगे डोर से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है, तो आप लोग आंसर बताएंगे सूतकांगे डोर से साथियों, यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। अगला है रोपण। अच्छा, जो रोपण है वो कृषि, गेहूं, चावल के साथ यहाँ से मिले हैं। ठीक है, रोपण से याद रखिएगा। इसके साथ जो आगे है, अगले साथ यहाँ से याद रखना बनवाली। अच्छा, जो बनवाली है, यहाँ से तिल व सरसों के ढेर। क्या? तो साथियों जो बनवाली है, यहाँ से तिल व सरसों के ढेर के साथ मिले हैं। अच्छे किस्म के जौ, सड़क व नालियों के अवशेष मिले हैं, और सिलखड़ी व पकाई मिट्टी के मूल्हें यहाँ से मिली हुई हैं। बात करते हैं साथियों सोतकाह की। तो सोतकाह से परिपक्व बस्ती व विलासिता के सामान का व्यापार यहाँ से मिला हुआ है, इसके साथ मिले हैं यहाँ से। राखी गढ़ी से साथियों चबूतरे पर बनी अग्निवेदिका, मिट्टी के मनके यहाँ से मिले हैं। देसलपुर से साथियों विशाल दीवारों वाला भवन, जिसमें छज्जे वाले कमरे मिले हैं। कुणाल से साथियों चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। कहाँ से? कुणाल से मिले हैं। रोजदी, जो रोजदी है, यहाँ से मुकुट गेहूं के साथ मिले हैं। और जो मीता थल है, यहाँ से साथियों चांदी के आभूषण व बर्तन और लंबी सुराहियां साथियों यहाँ से मिली हुई हैं। साथियों आशा करते हैं आप सभी को आज जो क्लास है ये काफी पसंद आई होगी। और साथियों अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक इसको लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों कि आपको क्लास कैसी लगी। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।